नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई है। बीबीडी थाना क्षेत्र के फैजाबाद रोड की यह घटना है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान को बचाया है। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, इनको हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलती कार किस तरीके से आग का गोला बन गई, ये इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ड्राइवर ने कूदकर वहां पर अपनी जान बचाई और द बर्निंग कार की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भीषण आग लग गई। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 75 जिलों में आज टीईटी की परीक्षा हो रही है। एग्जाम 2 शिफ्टों में होगा। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रारंभिक स्तर की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। इसमें 21,65,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि पेपर लीक होने के चलते 28 नवंबर को यह परीक्षा रद्द हो गई थी। प्रश्न पत्र फिर से लीक न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के कप्तान को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कामिर कुरैशी हमारे साथ आगरा से लाइव हैं। संकेत, टीईटी की परीक्षा हो रही है। 10 बजे से पहली पाली के एग्जाम की शुरुआत होगी। किस तरीके के इंतजामात हैं और कितनी सख्ती इस बार बढ़ती जा रही है? देखिए, जिस तरह से पिछली बार पेपर लीक हुआ था उसको सरकार ने गंभीरता से लिया था और कल शासन स्तर पर बाकायदा एक बैठक भी हुई और ये परीक्षा कराना शासन के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती यह है कि परीक्षा बेहतर तरीके से हो जाए, शुचितापूर्ण तरीके से हो जाए। दूसरी चुनौती कि कोरोना से अभ्यर्थियों को कोरोना के संक्रमण से पूरी तरीके से बचाया जाए। तो ऐसे में शासन स्तर से पूरी तैयारियां की गई हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेपर लीक जैसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसके लिए अफसर पूरी तरीके से सक्रिय हैं, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। वहीं अभ्यर्थी अपने जहां पर वो पेपर देंगे उन सेंटरों तक जाने के लिए उनके लिए परिवहन विभाग की बसें मुफ्त कर दी गई हैं और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बचाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरीके से कोरोना का संक्रमण ना फैले। तो एक बात साफ है कि शासन के सामने ये परीक्षा कराना दोहरी चुनौती है, लेकिन शासन के अफसर पूरी तरीके से लगे हुए हैं और उन्होंने लगातार वो निर्देश दे रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा के जो देने के लिए जो अभ्यर्थी आ रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। बिल्कुल। सर्वेश दुबे भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर आज की बात करें परीक्षा की, तो किस तरीके की तैयारियां आप दिख रहे हैं और किस तरीके से कड़ाई के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा 28 नवंबर 2020 को आयोजित हो रही थी, लेकिन पेपर लीक हो गया था और लखनऊ सहित प्रयागराज कई जिलों में पेपर लीक होने के बाद 30 से ज्यादा इसमें नकल माफिया और तमाम जो मुन्ना भाई थे वो पकड़े गए थे। उसके बाद ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, जहां यूपी लोक सेवा आयोग ने तमाम परीक्षाओं को निरस्त किया है, स्थगित किया है कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते। वहीं चूंकि ये परीक्षा लेट हो रही थी और ये पिछले साल की परीक्षा थी 2021 की, तो ये कराना जरूरी था और तमाम परीक्षार्थी भी चाहते थे कि ये परीक्षा हो। तो ऐसे में तमाम कोविड के जो बचाव के उपाय हैं उनको करते हुए शासन ने इसको कराने का निर्णय लिया था और आज पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 21,65,179 जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी परीक्षा केंद्रों पर की गई है। कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि नकल माफिया इस परीक्षा में सेध लगा रहे थे, उसको रोकने के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल होना होगा और उनके पास उनका जो वैध प्रवेश पत्र है, इसके साथ ही साथ जो उनका शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र है वो भी सर्टिफाइड कॉपी उसकी ले आनी होगी, ताकि किसी तरह से कोई मुन्ना भाई इसमें न प्रवेश कर सके और बाकायदे चेकिंग की जाएगी। जो कोविड के संक्रमण से बचाने की चुनौती है उसको लेकर भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। सर्वेश बने रहिए हमारे साथ। कामिर कुरैशी आगरा से हमारे साथ है। कामिर, अगर आगरा की बात करें वहां पर किस तरीके के इंतजाम दिख रहे हैं, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन इसका पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद ये परीक्षा रद्द की गई। आज ये परीक्षा 2 पालियों में हो रही है, सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब
आप इस समय देख सकते हैं, हम एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आ गए हैं, उनको अंदर प्रवेश जाने का शुरू कर दिया गया है। हालांकि अंदर ले जाने के लिए वह सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर, पेंसिल बॉक्स और एडमिट कार्ड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वही अंदर ले जा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उनको वहीं पर ही रोक दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई अंदर नहीं जाएगी। अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो आगरा में टोटल 118 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 70 सेंटर आपकी सुबह की शिफ्ट में है और 48 सेंटर दोपहर की शिफ्ट में बनाए गए हैं। अगर सिक्योरिटी को लेकर बात की जाए, सुरक्षा को लेकर बात की जाए, तो आपको बता दें कि 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुबह की पाली में और 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दोपहर की पाली में प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, जिससे कि जो पेपर पहले आउट हुआ था उसको लेकर कड़ी निगरानी रखी जा सके। हालांकि सभी सेंटरों पर मजिस्ट्रेट और 2 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। जी कामिर बने रहिए हमारे साथ। संकेत हमारे साथ है। संकेत, मुख्यमंत्री ने भी परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए सबकी जिम्मेदारी तय की और कहा गया है कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सरकार की फजीयत हुई जब पेपर लीक प्रकरण हुआ टीटी का, तो इसके बाद से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के पेच कसे थे और लगातार इसमें उसका असर भी हुआ। लगातार गिरफ्तारियां हुई, सालवर गैंग के तमाम लोग पकड़े गए। तो एक बात साफ है कि अब आज जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है इसको लेकर शासन पूरी तरीके से सख्त है और शासन के अफसरों ने स्थानीय अफसरों को जहां जहां पर यह परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है वहां पर सख्त निर्देश दे रखे हैं, उनकी बाकायदा ड्यूटी लगा रखी है। यही नहीं, एसटीएफ को भी एक्टिव किया गया है कि एसटीएफ के लोग भी सक्रिय रहें, सालवर गैंग पर नजर रखें कि आखिर किसी तरीके से ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। वही दूसरी तरफ जो दूसरी चुनौती है वो है कोरोना के संक्रमण से अभ्यर्थियों को बचाना, उसके लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए। आपका कामिर, आपका सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत या उनकी बहू अनुकृति का नाम शामिल नहीं है। सवाल है कि क्या सीटों के पेच के चलते कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी 17 सीटों, जिसमें रामनगर, सल्ट, लैंसडाउन और डोईवाला शामिल हैं, इन पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सवाल है कि पहली लिस्ट में इन दिग्गजों का नाम क्यों नहीं है। सीधी फाइट है, कोई और पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ मिजाजन जो है 2 ही पार्टियों को लोग पसंद करते हैं और राष्ट्रीय पार्टी को ही जो है ऑप्ट करते हैं। कांग्रेस और भाजपा का ही स्ट्रक्चर है। दूसरी पार्टियां कोई अस्तित्व में आना भी चाहे तो उत्तराखंड जैसे राज्य को समझने के लिए उनको पर्याप्त समय चाहिए। जब 5-10 साल समझ लेंगे तो उसके बाद फिर वो दावेदार के रूप में आगे आ सकते हैं। आप कह रहे हैं आप कोई फैक्टर नहीं है। मैंने कहा ना कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश वहां रही नहीं। जो पार्टियां पहले से भी थी वो धीरे धीरे सब साफ हो गई और यहाँ तक कि यूकेडी जिसका इतिहास संघर्ष का रहा उसको भी लोगों ने इतिहास के बस्ते में डालने की तरफ धकेल दिया है। तो किसी नई पार्टी के लिए तो सवाल ही नहीं होता। कोई दिल्ली नहीं है जहां लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाएं, सारी जगह चर्चा हो जाए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति का नाम लिस्ट में नहीं आया है। यानी कि अभी जो 17 सीटें बची हुई हैं उनमें माना जा रहा है कि इनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी जो 53 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है उसमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत और अनुकृति रावत, इनके नाम नहीं है। यानी कि बड़े नाम जो हैं वो इस लिस्ट में नहीं है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अनुकृति रावत, हरीश रावत और हरक सिंह रावत। अब देखना यह कि क्या इन सीटों पर, यानी कि जो 17 सीटें हैं, इन पर कोई विवाद है, आपस में कोई टसल है, जिसके चलते अब तक कांग्रेस का आलाकमान ये फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है कि आखिर हरीश रावत को, हरक सिंह रावत को, अनुकृति रावत को कहां से टिकट दिया जाए और कहां से इनको एडजस्ट किया जाए। क्योंकि माना यह जा रहा है कि हरीश रावत और रंजीत रावत के बीच में रामनगर को लेकर के मुकाबला चल रहा है और इसीलिए शायद कुछ सीटों पर अब तक चीजें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें अब तक 53 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। वहीं 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। प्रीतम सिंह चक्राता से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, जबकि गणेश कोदयाल को श्रीनगर से मैदान में उतारा गया है। खटीमा में सीएम धामी के खिलाफ भुवन कापड़ी मैदान में हैं। वहीं इंदिरा हृदयेश के बेटे
सुमित को हल्द्वानी से टिकट दिया गया है। यशपाल आर्य को बाजपुर से और उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट मिला है। पहली लिस्ट में हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत या उनकी बहू का नाम शामिल नहीं है, जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं। पहली लिस्ट में रामनगर, सल्ट, लैंसडाउन, डोईवाला सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो यहां पर ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। प्रीतम सिंह चक्राता से, गणेश गोदयाल श्रीनगर से, भुवन चंद कापड़ी खटीमा से, यशपाल आर्य बाजपुर, प्रदीप पाल डीडीहाट, सुमित इंद्रेश हल्द्वानी, करण महारा रानीखेत, संजीव आर्य नैनीताल, गोदावरी थपलिया, मसूरी, रणवीर सिंह चौहान रानीपुर, ममता राकेश भगवानपुर, शैलेंद्र सिंह रावत यमकेश्वर। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। दीपांकर, अभी भी हरक सिंह रावत, हरीश रावत, उनकी बहू अनुकृति, इन सबको एडजस्ट करना था, लेकिन हरक की बहू भी अब तक एडजस्ट नहीं हुई है। ऐसे में क्या माना जाए, इस तरह सीटों पर अभी भी मतभेद है जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान इन पर नाम फाइनल नहीं कर पाया है? बिल्कुल अनुपम, अभी भी मतभेद हैं और कल तक भी वो मतभेद जारी रहे, लेकिन अब जो सब कमेटी है जिसमें मुकुल वासनिक और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे शामिल है, वो सब कमेटी वेणुगोपाल जो केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है, 3 लोगों की कमेटी है, वो फाइनल करेगी कि 17 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन इन 17 सीटों में कुछ सीटें अभी भी प्रत्याशियों की वजह से अटकी हुई है। मसलन नरेंद्र नगर, जहां पर ओम गोपाल जो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत जल्द उम्मीद है कि आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, कल उम्मीद थी ज्वाइनिंग की, तो उनको नरेंद्र नगर से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा अभी देहरादून कैंट, ये सीट एक बहुत अहम सीट है कि यहां से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि हरक सिंह रावत, हरीश रावत और रणजीत रावत और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत, इन 4 को लेकर क्या फैसला होगा, ये चारों कहां से चुनाव लड़ेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही है कि क्या हरक सिंह रावत और उनकी बहू दोनों को टिकट मिलेगा? दीपांकर, आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिर तौर पर यह बड़ा गंभीर सवाल है और हमारे साथ प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है, जो लगातार उत्तराखंड की खबरों पर नजर बनाकर रखती हैं। प्रीति, क्या हलचल दिल्ली में है? बाकी 17 सीटों पर कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा और क्या माना जाए, कोई मतभेद है, कोई आपस में रस्साकशी है, इसीलिए चीजों को फाइनल अब तक कांग्रेस आलाकमान नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से कल देर रात सीएसी की बैठक के बाद में जो उत्तराखंड की जो पहली लिस्ट थी 53 उम्मीदवारों की, वो घोषित की गई। लेकिन इस उम्मीदवारों में आपने देखा होगा कि 2 बातें अहम थी। पहली तो ये बात कि एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर पहले से बातें चल रही थी कि एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट दिया जाएगा। दूसरी जो अहम बात वो थी कि जिन सीटों पे विवाद है उन सीटों को अभी होल्ड पे डाल दिया गया है। 17 सीटें अभी बची हुई हैं और जिसमें जो मेन जो है उसमें हरीश रावत की जो सीट है जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, रंजीत रावत, हरक सिंह रावत और उनकी जो बहू है अनुकृति रावत, ये जो बड़े नेता हैं, इन सभी की जो सीटें, इनकी सीटों को कंफर्म नहीं किया है और ये होल्ड पर है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। दीपांकर, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मथुरा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट जीतकर बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के लिए किए गए कामों की वजह से जनता बीजेपी को चुनने जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर ही उत्तर प्रदेश को जीतेंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।